Hello everyone, a very warm welcome all of you in the first class of English today. तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने जो एसआई का एक सिलेबस है उस सिलेबस को हमने पूरा देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना और किस लेवल से पढ़ना है। आज हम इस क्लास में कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे आपकी इंग्लिश में वो हम लेके चलेंगे नरेशन। नरेशन एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे आपके लिए मिनिमम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम नरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा एक लेंथी टॉपिक है तो हमारा एक क्लास में पूरा नहीं होगा, हम इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो भी होगा इसे अंडरस्टूड करेंगे। तो देखिए, तो आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए और हम नरेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसे बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इससे जितना भी हम ब्रीफली होगा उतना ब्रीफली हम इसे सीखेंगे। तो देखिए, हम नरेशन पढ़ने वाले आज से। जैसे कि आप जानते ही हैं नरेशन का मतलब हमको कहना होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है? कहना। तो नरेशन का मतलब क्या होता है? कहना। और हमारी इंग्लिश बताती है, हमारी इंग्लिश कहती है कि कहने के 2 तरीके होते हैं। हमारी इंग्लिश के अंदर कहने के 2 तरीके होते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम नरेशन को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके दोस्तों में, ताकि उनको भी ये टॉपिक सीखने को मिले। तो आज हम इस नरेशन को मैं आपको एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आए। तो नरेशन का मतलब हमने देखा कि क्या है? कहना है। और कहने के 2 तरीके हैं। हमारी इंग्लिश बताती है कहने के कितने तरीके होते हैं? 2। पहला तरीका होता है डायरेक्ट। पहला तरीका क्या होता है? डायरेक्ट। और दूसरा तरीका यहाँ पर जो होता है कहने का वो होता है इनडायरेक्ट। तो आपसे कोई पूछे कि कहने के कितने तरीके हैं तो आप बताएंगे कहने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट है और एक क्या है? इनडायरेक्ट। अगर हम इसे थोड़ा सा ग्रामर की भाषा में देखें तो हमारी इंग्लिश बताती है इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। अगर हम इसे ग्रामर की भाषा में देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें सीखने वाली बात यह है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, या व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसकी क्या पहचान है, इसे हम एक सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, ये क्वेश्चन सीखने वाला है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा ग्रामर की भाषा को छोड़कर इसे समझे तो हमारी इंग्लिश कहती है एक ऐसा सेंटेंस। देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। इस सेंटेंस से हम पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि राम सेड। आप सभी लोग देखें थोड़ा सा ध्यान से, केयरफुली और से सीखें आप। हमने लिखा है राम सेड यू आर गुड। सेंटेंस लिखा है राम सेड यू आर गुड। अब यही सेंटेंस मान लीजिए मैं दोबारा से लिखूं, थोड़ा सा फिर से देखें इसी सेंटेंस को मैं दोबारा और लिखूंगा और मैंने इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखा। मैंने कहा राम सेड दैट यू आर गुड। अगर हम दोनों सेंटेंस को देखें तो देखिए दोनों सेंटेंस के मीनिंग या दोनों सेंटेंस सेम, ये दोनों सेंटेंस कैसे सेम है, पर इस सेंटेंस में अगर देखें तो डिफरेंस, अगर हमें देखें तो हमें कुछ डिफरेंस दिखेगा। पहला डिफरेंस तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमने जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा तो इसमें कहीं पर भी बीच में हमने कोई कनेक्टर वर्ड नहीं लगाया, पर हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसे लिखा तो हमने देखा इसमें कनेक्टर वर्ड लगाया। वो कनेक्टर वर्ड क्या था? डैट। एक डिफरेंस तो आप जैसे देख सकते हैं। और सबसे दूसरा डिफरेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है वो एक डबल इन्वर्टेड कोमा में दी हुई है। डायरेक्ट स्पीच किस में दी गई है? डबल इन्वर्टेड कोमा में दी गई है और इनडायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं दी गई है। तो यही एक
छोटा सा डिफरेंस होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, कि डायरेक्ट स्पीच में जो होती है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा कैसे कैसे लिखी जाती है, डबल इन्वर्टेड कोमा में, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखी जाती। ये इसमें एक डिफरेंस होता है बेसिक सा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात की, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैंने आपसे कोई बात की, ये डायरेक्ट हुई। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको कल सभी को 10-10 रुपये लेके आना है, मैं तुम्हें 5-5 रुपये के समोसे खिलाऊंगा। ये डायरेक्ट स्पीच हुई। अब इसी कही हुई मेरी बात को आपने जाकर किसी थर्ड पर्सन से कहा कि नरेश सर ने कहा है कि आपको कल 10-10 रुपये लेके आना है, नरेश सर 5-5 रुपये के समोसे खिलाएंगे। तो जब आपने ये बात, मेरी कही हुई बात किसी थर्ड पर्सन से जाकर की, तो ये उसके लिए क्या हुई, इनडायरेक्ट, जिसके लिए क्या होगी, इनडायरेक्ट। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इसे ब्रीफली में अगर हम जाएं, हम इसी सेंटेंस को, हमारी थोड़ी सी आत्मा नहीं मानी, हमने लगा कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जब मिस्टेक है तो हमने सेंटेंस को थोड़े बड़े बड़े वर्डों में लिखने की कोशिश की। हो सकता है हमारी आंखों से देखने में मिस्टेक हो रही हो उस सेंटेंस को, हमने थोड़ा सा बड़े बड़े वर्डों में लिखा इस सेंटेंस को। हमने कुछ ऐसे लिखा है, इसे राम सेड यू आर गुड। जब हमने सेंटेंस को थोड़े से बड़े लेटरों में लिखने की कोशिश की तो हमें यहाँ पर कुछ और सीखने को मिला। हमें यहाँ पर और सीखने को क्या मिला, हमारे इंग्लिश ने बताया कि देखिए अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें तो एक्चुअली में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये एक सेंटेंस नहीं है। हमारी इंग्लिश कहती है कि डायरेक्ट स्पीच जो दी हुई है, इस डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस नहीं है, इस डायरेक्ट स्पीच में 2 सेंटेंस है। देखिए एक सेंटेंस तो ये है राम सेड, और एक सेंटेंस क्या है, यू आर गुड। डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस अलग है और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस अलग है। इसे ऐसे कह सकते हैं एक नदिया के इस पार है और एक नदिया के उस पार है। तो हमारी इंग्लिश ने बताया कि जब 2 सेंटेंस है तो ये 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस का मीन्स क्या है। यहाँ पर हमारी इंग्लिश ने कहा कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है राम सेड, इस राम सेड को हमारी इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इस राम सेट को हमारी इंग्लिश में क्या कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा आपका। और जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर जो है यू आर गुड, इस यू आर गुड को हमारी इंग्लिश ने रिपोर्टिंग स्पीच कहा है। हमारी इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। फिर हमारे इंग्लिश में बताया कि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये 3 टेंस में मिलेगी आपके लिए। मतलब ये 3 टेंस में हो सकती है, ये प्रेजेंट में हो सकती है, ये पास्ट में हो सकती है, इवन ये फ्यूचर में भी हो सकती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर कितने टेंस में हो सकती है, 3 टेंस में हो सकती है। एक प्रेजेंट में हो सकती है, एक पास्ट में हो सकती है और किस में हो सकती है, फ्यूचर में। अब पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है पहचानना। देखिए कैसे, हमारी इंग्लिश ने इसका बहुत सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा देखिए आपको सेंटेंस में देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको देखना है यदि से या सेज लिखा है, क्या लिखा हो, से या सेज लिखा हो, तो आप समझ जाइए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। अगर मान लीजिए सेड लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में कहाँ पर कहीं पर क्या लिखा है, सेड लिखा है, तो आप समझ जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। और मान लीजिए यदि बिल से क्या लिखा हो, बिल से या सेल से लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में होगी। फिर से देखिए आप, यदि मान लीजिए से और सेज लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। सेड लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। और बिल से या सेल से लिखा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में होगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक बेसिक सीखा है इसका। हमने अभी ये क्या सीखा है, बेसिक सीखा है कि ये बेसिक होता है नरेशन का। अब हम यहाँ से हम नरेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने केवल ये सीखा कि नरेशन का मतलब क्या होता है, कहना। वो कहने के कितने तरीके होते हैं, 2। डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। फिर हमने सीखा कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में होती है और इनडायरेक्ट स्पीच डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं होती है। फिर हमने देखा कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें 2 सेंटेंस होते हैं,
फर्स्ट सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। फिर हमने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये 3 टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में हो सकती है और फ्यूचर टेंस में हो सकती है। अगर से और सेज लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये प्रेजेंट टेंस में होती है, सेड लिखा है तो पास्ट टेंस में, और विल से या सेल से लिखा है तो फ्यूचर टेंस में। अब हमको सेंटेंस से रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना सीखेंगे कि ये किस टेंस में है। ओके, रेडी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ऑल ऑफ यू टेक टू स्क्रीनशॉट। इसका मैं इसे रब करूंगा और हम इसे आगे और अंडरस्टैंड करेंगे जो भी इसमें रहेगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें आप इसी का, इसे मैं रब कर रहा हूं। तो देखिए जैसे कि अभी हमने पार्ट 1 में ये देखा कि हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो 3 टेंस में होगी, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। फिर हमने इसकी पहचान भी देखी कि यदि से और सेज लिखा है तो किस में है, प्रेजेंट टेंस में, साइड लिखा है तो पास्ट टेंस में, और विल से और सेल से लिखा है तो फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और इस सेंटेंस को देखकर आपको पहचानना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में क्या है। नरेशन में हमें यही सीखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पहचानना आना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया है कि पास्ट टेंस में दिया गया है कि फ्यूचर टेंस में दिया गया है। यही इसमें सब सीखने वाली बात है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बेसिक सा सेंटेंस लिख रहा हूँ और आप मुझे बताना, आप कमेंट करके ही बता सकते हैं जैसा भी आपको लगे। एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि राम सेड, राम सेड यू आर गुड, राम सेज यू आर गुड। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं सेंटेंस सेम लेकर चलूंगा, बस वर्ब चेंज करता चल रहा हूं इसमें। अब एक सेंटेंस लिखा है कि राम सेड यू आर गुड। फिर थर्ड सेंटेंस भी हमने लिखा है और थर्ड सेंटेंस हमने लिखा है राम बिल से यू आर गुड। तो देखिए हमने तीनों सेंटेंस लिखे। अब इन तीनों सेंटेंस में हमें ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखी है वो किस टेंस में लिखी है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो देखिए अगर हम जब देखें तो लिखा है राम सेज, मतलब सेज लिखा है, इसका मतलब ये कि जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर जो है ये किस टेंस में दी है, प्रेजेंट में। मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में दी गई है, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में दी गई है, प्रेजेंट में। हमें किससे पता चला, हमने इस सेज को देखा, ये सेज लिखा है मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में दी गई है। फिर हमने सेकंड सेंटेंस में देखा कि राम सेड, देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है, सेड लिखा है। इस सेड से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो पास्ट टेंस में दी गई है। किस टेंस में दी गई है, पास्ट टेंस में दी गई है। हमें ये सेड बता रहा है कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में, पास्ट टेंस में। फिर हम थर्ड सेंटेंस को देखें तो थर्ड सेंटेंस में देखिए लिखा है कि राम बिल से। तो देखिए बिल से लिखा है, मतलब बिल से मतलब ये फ्यूचर टेंस में, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो किस टेंस में दी गई है, फ्यूचर टेंस में दी गई है। ये आपको पहचानना आना चाहिए एक सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस में आपको ये पहचानना आना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हमें कैसे पहचानना है। अब हम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए ये तो हमने बेसिक सीखा है नरेशन का। अब देखिए इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात थोड़ा सा बताऊं। अगर नरेशन को आप टेंस से सीखते हैं, नरेशन को आप किससे सीखेंगे, टेंस की हेल्प से अगर सीखते हैं तो ये आपको समझने नहीं आएगा। मतलब आप देखेंगे कि अभी भी वैसे बहुत सारे टीचरों ने जो आपने पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो आपको इसकी मिल जाएंगी, पर वो तरीका एक कठिन है, एक क्रिटिकल तरीके से बताया गया है, उसे एक टेंस के तरीके से बताया गया। पर हम इसे टेंस के तरीके से ना पढ़ते हुए हम इसे अपने रूल्स से पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा देखें, हमें इसे अपने रूल्स से पढ़ेंगे और मैं आपको इस नरेशन के पूरे नरेशन के अंदर 9 रूल्स पढ़ाऊँगा। कितने रूल्स पढ़ाऊँगा, 9 रूल्स पढ़ाऊँगा।
इन 9 रूल्स के आधार पर दुनिया के हर सेंटेंस का आप क्या बना सकते हैं, नरेशन बना सकते हैं। यही नरेशन होता है। हम इसे टेंस से हटकर पढ़ेंगे और ये आपको बहुत इजी टॉपिक लगने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आप सभी को इसको। जी तो सर। देखिए बंधुओं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको रूल्स बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रूल है। आपको फर्स्ट रूल समझ में आएगा तो ही सेकंड रूल समझ में आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करें बोर्ड पर और देखें कि फर्स्ट रूल नरेशन का क्या है। हम इसे टेंस से नहीं, हम इसे रूल्स से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम टेंस नरेशन के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, रूल नंबर फर्स्ट हमारे इंग्लिश में क्या बताता है। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए रूल नंबर फर्स्ट में कहा गया है, इसमें कुछ रूल्स रिपोर्टिंग वर्ब के हैं, कुछ रूल रिपोर्टिंग स्पीच के हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स पढ़ेंगे, आफ्टर इट्स रिपोर्टिंग स्पीच के रूल पढ़ेंगे। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर देखें। फर्स्ट रूल में बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के, ध्यान से देखना आप सभी लोग, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपको नरेशन समझ में आएगा और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे नरेशन। इस तरीके से अगर आप इसको सीखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सभी लोग थोड़ा सा बोर्ड पर देखें। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बदलता है। फर्स्ट रूल ये बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही रिपोर्टिंग स्पीच का क्या बदलता है, सब्जेक्ट बदलता है। अब ये रूल्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा हम वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि इसमें सेंटेंस कितने होंगे, 2 सेंटेंस। इट इज अ फर्स्ट सेंटेंस एंड इट इज अ सेकंड सेंटेंस, ये हमने देखा। इस फर्स्ट सेंटेंस को हम इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। आरबी का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं। और इस सेकंड सेंटेंस को हम इंग्लिश में रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 सेंटेंस होंगे तो ऑब्वियसली दोनों सेंटेंस के पर्सनल अपने अपने क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का एक अपना सब्जेक्ट होगा और रिपोर्टिंग स्पीच का अपना एक सब्जेक्ट होगा। मतलब दोनों सेंटेंस के अलग अलग दोनों के क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, जो भी हो। तो इसमें फर्स्ट रूल ये बता रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को जब देखेगा, बताइए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किसको देखेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेगा। जैसे ही ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखेगा तो ये सब्जेक्ट जो होता है वो बेचारा प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर इतना प्रभावित हो जाता है कि बदल जाता है। मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर इतना प्रभावित हो जाता है भाई कि बदल जाता है। जैसे लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, तुमने देखा होगा। मतलब लोग अक्सर, मतलब ये कहावत है कि लोग शादी के बाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे मान लीजिए तुम्हारा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा तुम्हारा फ्रेंड रहा है, बचपन का जीवन का साथी है, तुम दिन रात बैठे हो, तुमने दिन रात भगवान जाने क्या क्या करा है। पर शादी के बाद अब तुम उसे फ़ोन लगाते हो, भाई मिलने आ जाओ, तो भाई तुमसे कहते भाई मैं अभी यहाँ पर हूँ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम उससे क्या कहोगे, भाई तू बदल गया है। क्यों बदल गया है, क्योंकि तेरी क्या हो गई है, शादी। तो ऐसे यहाँ पर इस सब्जेक्ट का हल हो जाता है। इस सब्जेक्ट का हल भी यही हो जाता है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख लेता है तो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित इतना हो जाता है कि क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है वो देखिए आप। देखिए हमारे राम ने, बताइए हमारे राम ने किसको देखा, आई और यू को देखा। बताओ राम ने किसको देखा, इस राम ने इस आई और यू को देखा तो ये बेचारा ही हो गया। क्या हो गया, ही। फिर हमारा ही भी नहीं माना, ही ने ही बताइए किसको देखा, आई और यू को देखा और ये फिर से क्या हो गया, ही हो गया। फिर हमारी सीता भी नहीं मानी, सीता कहने लगी हम भी देखेंगे, और सीता ने ही बताइए किसको देखा,
आई और यू को देखा तो ये बेचारा सी हो गया। फिर सी भी नहीं मानी, कहला ऐसा थोड़ी होगा, हम भी देखेंगे। सी ने भी किसको देखा, आई और यू को देखा, वही फिर से क्या हो गया, सी हो गया। इसमें सीखने वाली बात क्या है, इस रूल में सीखने वाली बात अगर हम देखें तो इस रूल में सीखने वाली बात यह है कि जो राम और ही से टकराएगा वो ही हो जाएगा। बताओ, जो किससे टकराएगा, राम और ही से टकराएगा वो ही हो जाएगा, और जो सीता और सी से टकराएगा वो सी हो जाएगा। फर्स्ट रूल इतना से कह रहा है। अगर हम ग्रामर की भाषा में नहीं जाएं तो आपको फर्स्ट रूल में इतना से याद रखना है कि जो राम और ही से टकराएगा वो ही हो जाएगा, और सीता और सी से टकराएगा सी हो जाएगा। अब ग्रामर की भाषा में अगर सीखे तो हमारे इंग्लिश ने कहा है कि जब कोई थर्ड पर्सन किसी फर्स्ट या सेकंड पर्सन को देखता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। अब हमें तो पता नहीं है कि थर्ड पर्सन क्या होता है, तो आप इतना ध्यान न रखिए, आप तो इतना सा ध्यान रखिए कि फर्स्ट रूल हमें ये कह रहा है कि जो राम और ही से टकराएगा वो ही हो जाएगा, और जो सीता और सी से टकराएगा वो सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए एक सेंटेंस देखिए आप, एक सेंटेंस आया एग्जाम में, उन्होंने कहा है कि राम सेड, देख रहे हैं आप, लिखा है राम सेज, सेंटेंस लिखा है कि राम सेज यू आर गुड। मैं वही सेंटेंस लेके चल रहा हूं बेसिक, ताकि आपको समझ में आए, यू आर गुड। और एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि आप इसका इनडायरेक्ट बनाइए, क्या बनाइए, आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। तो देखिए जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कितना आसान है, हर सेंटेंस से हमारे घर जैसे संबंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल घर जैसे संबंध से एज अ टेस्ट लिखना है, क्या हो जाएगा, राम सेड। फिर हम इसमें एक कनेक्टर लगाएंगे, और कनेक्टर क्या लगाएंगे, डेट। इस डेट को हमने अंडरलाइन किया, ये हमने कनेक्टर का यूज करा। अब बताइए राम ने किसको देखा, यू को। बताइए राम ने किसको देखा, यू को। जब राम ने इस यू को देखा तो यू परेशान हो गया, और इतना परेशान हो गया तो ये क्या हो गया, ही हो गया। बताओ क्या हो गया, ही। और अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एजेमार है, यहाँ पर आर नहीं है, एजेमार है, ग्रुप पे होता है, एजेमार, बोझवार, सेल्वी। तो हमने देखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, एज लगेगा, तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एज। और क्या हो जाएगा, ही इज गुड। इट इज अ आंसर, इट इज अ वेरी इजी, इट इज अ वेरी इजी वे, एक बहुत सरल तरीका है फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। तो फर्स्ट रूल में हमने ये सीखा कि हमने फर्स्ट रूल में इतना ही सीखा है कि जो राम और ही से टकराएगा वो ही हो जाएगा, और सीता और सी से टकराएगा वो सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं कुछ सेंटेंस और भी बताता हूँ आपके लिए, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे यहाँ से रब करूँगा और आपको थोड़े से 2-3 सेंटेंस और बताता हूँ इस रूल के। जस्ट टेक टू स्क्रीनशॉट एवरीवन। ओके। तो देखिए फर्स्ट रूल में हमने देखा कि फर्स्ट रूल हमें ये बता रहा है कि राम और ही को देखकर कोई भी सब्जेक्ट होगा वो ही में चेंज होगा। ऐसे सीता और सी को इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी सब्जेक्ट देखकर वो किस में चेंज होगा, सी में। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम कैसे हम चेंज करना है। देखिए एक सेंटेंस फिर आपको मैंने एक बेसिक सा सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए कि सीता, सेंटेंस लिखा है कि सीता सेड आई एम इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस आया है कि आई एम इंटेलिजेंट। अब एग्जामिनर ने इससे आपका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। इसका क्या पूछा है आपसे, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। तो देखिए वो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जैसे कि हमने सीखा कि पहले सेंटेंस से हमारे घर से संबंध है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल घर की तरह, घर परिवार की तरह होता है हमारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है बेचारे में। तो ये सेम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सीता सेड। अब बताइए हम कनेक्टर क्या लगाने वाले हैं इसमें, दैट। हमने कनेक्टर क्या लगाया है, दैट। अब बताइए इस सीता ने किसको देखा, आई को। बताओ सीता ने किसको देखा, आई को। इस सीता को देखकर आई कितना पर क्या हुआ, परेशान हुआ। अब परेशान हुआ तो किस में चेंज हुआ, सी में। बताइए किस में चेंज होगा, सी में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एज एम आर। सी के साथ क्या लगेगा, एज, क्योंकि एम आई के साथ लगता है, इसका इसमें क्या लगेगा, एज। और जी क्या हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट। इट इज अ आंसर। देखिए आपको समझ में आया होगा, हो सकता है नहीं आया हो समझने। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, एक सेंटेंस और देखिए आप।
लिखा है, मान लीजिए लिखा है कि he said you have done it, you have done it। फिर से आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए अब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे हमें बनाना है, आई होप आपको समझ में आने लगा होगा, क्योंकि हमने 2-3 सेंटेंस बना लिए। तो देखिए पहले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, एज ए लिखना है। तो देखिए इसका आंसर बनाएंगे, क्या बनेगा, ही सेड। कनेक्टर क्या लगाएंगे आप, दैट। कनेक्टर हम क्या लगा रहे हैं, डेट। और द ही ने किसको देखा, यू को। बताओ इस ही ने किसको देखा, यू को। यू को देखा तो यू परेशान हुआ, और परेशान हुआ तो किस में चेंज हो गया, ही में। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। ये आपको ग्रुप याद रखने पड़ेंगे। ऐसे हैज हैव एक ग्रुप होता है, हैड एक ग्रुप होता है, सेल है, विल हैव एक ग्रुप होता है। अब हैज हैव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव। अब यहाँ पर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम हैव नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, हैज। तो क्या हो गया, ही हैज डन इट। इट इज आंसर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप सभी के लिए। देखिए अब आज की क्लास में हमने जो सीखा है, इसका हमने एक फर्स्ट रूल सीख लिया है और एक नरेशन का बेसिक सीख लिया है। आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो को आप दोबारा ही देख सकते हैं। हम कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के रूल जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि आगे के रूल में क्या और भी सीखने वाले हैं हम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने को मिले। अब हम कल की क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।